आज हम जानेंगे कैसे 11 साल के लड़के ने अपने दादाजी की खोली हुई छोटी सी भुजिया की दुकान को कैसे 7,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। हम बात कर रहे हैं गंगा भिसन अग्रवाल की, जिनको घर पे रोक प्यार से हल्दीराम भी कहते थे। अब ये ब्रांड कितना बड़ा है ये जानने के लिए बस ये समझ लो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्नैक मार्केट इंडिया हल्दीराम उसको 38.5% से ओन करता है। यानी कि भाई साहब मार्केट किंग है हल्दीराम स्नैक मार्केट में। और ये ऐसा कर कैसे पा रहे हैं भाई साहब? देखो, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत पीढ़ियों की मेहनत है। और जब आपके 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे तो ये ब्रांड बनना तो लाजमी था। कहानी शुरू होती है 1990 से, जब हल्दीराम जी के दादाजी ने एक भुजिया की दुकान डाली बीकानेर में। अब भुजिया की दुकान ही क्यों? क्योंकि बीकानेर में भुजिया खाने का ना काफी ट्रेंड है। इसी वजह से 100 से भी ज्यादा दुकानें उस समय पे सिर्फ भुजिया की ही हुआ करती थी। तो जब उनकी फैमिली की एक बहू ने अच्छी भुजिया बनाई, पूरी फैमिली को पसंद आई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका बिजनेस कर लिया जाए। उन्होंने खोल ली भुजिया की दुकान, जहां पे वो भुजिया 2 पैसे पर किलो में बेचने लगे। लोगों को भी टेस्ट काफी अच्छा लगा भुजिया का और इनकी दुकान चल पड़ी। पूरी फैमिली खुश थी इस परफॉर्मेंस से। लेकिन हमारे हल्दीराम जी जो है, जो कि सिर्फ 11 साल के थे उस समय पे, वो खुश नहीं थे इस चीज से। उनको अपनी भुजिया का टेस्ट भी इतना पसंद नहीं था, क्योंकि मार्केट से इतना ज्यादा डिफरेंशिएटेड फैक्टर नहीं था उनके पास। और उनको यह भी पसंद नहीं था कि भाई प्राइस से कंपटीशन करके कितने दिन आप अपने बिजनेस को चला लोगे। इवेंचुअली अगर कोई आपसे कल को सस्ता बेचने लगेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी तो घुस जाएगा। तो जी बस इन्होंने बहुत साल एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग भुजिया के वेरिएशंस में। अब ऐसे ही मल्टीपल रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते इनको मिल गई इनकी भुजिया। अब क्या अलग था इस भुजिया में? तो कहानी ये थी कि जो बाकी की भुजिया बन रही थी पूरे बीकानेर शहर में, वो बनाई जा रही थी बेसन से। तो वो क्रिस्पी नहीं होती थी, वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती थी। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो भुजिया को बेसन से ना बना के मोठ दाल से बनाया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा करारी हो गई। अब इनके पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट था। अब कहानी ये थी कि इसकी प्राइसिंग कैसे की जाए और अच्छी कैसे की जाए। तो यहां इन्होंने लगाया मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट जो आज एमबीए के बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते हैं, और उसको कहते हैं रीगल ब्रांडिंग। अब रीगल ब्रांडिंग क्या होता है? रीगल ब्रांडिंग में इन्होंने ये किया कि जो इनकी अपनी भुजिया थी मोठ दाल वाली, उसको ये मोठ दाल भुजिया भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उसका नाम दिया डंगर भुजिया। अब डंगर भुजिया क्यों दिया? क्योंकि उस समय के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा डंगर सिंह, और महाराजा डंगर सिंह के नाम पे इन्होंने अपनी भुजिया का नाम रख दिया डंगर सेव। तो ये नाम रख के इनको क्या फायदा हुआ? तो नाम रख के इनको ये फायदा हुआ कि इनके सेव के फ्री के एम्बेसडर बन गए महाराजा डंगर सिंह। यानी कि जो भी आदमी वो भुजिया खरीदने आ रहा था या वो सेव खरीदने आ रहा था, उसके अंदर एक अंदर से फीलिंग आ जा रही थी कि भाई ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महाराजा खाते होंगे, महाराजाओं का प्रोडक्ट है, प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट है। जबकि ऐसा कुछ एडवर्टाइज नहीं किया गया, सिर्फ नाम रखा गया डंगर सेव। और यहां से उन्होंने प्राइसिंग उठाई और अपनी एग्जिस्टिंग भुजिया की प्राइसिंग से 2.5 गुना ज्यादा पे बेचने लगे। यानी कि जो उनकी एग्जिस्टिंग भुजिया थी वो बेचते थे वो 2 पैसे पर किलो में, और डंगर सेव बेची जाती थी 5 पैसे पर किलो में। और ऐसे ही इनकी एग्जिस्टिंग भुजिया की जो डिमांड थी वो कम होती रही, और डंगर सेव की डिमांड इतनी बढ़ती रही कि 1937 में स्टैब्लिश हो गया हल्दीराम। और कहानी शुरू हो गई एक ऐसे ब्रांड की जो आज 7,000 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू करता है। तो जी ये बात हो गई हल्दीराम जी की, जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को एक लेवल पे पहुंचाया और अपने फैमिली बिजनेस को एक किक स्टार्ट देके एक लेवल दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे इस फैमिली के दूसरे पिलर की, यानी कि हल्दीराम ब्रांड के दूसरे पिलर की, जो कि थे ग्रैंडसन हल्दीराम जी के, जिन्होंने ये कहानी यहां से आगे पहुंचाई। तो ये बात है लेट 60s की, और तब तक इनकी फैमिली 3 बिजनेसेस में सेपरेट हो गई थी, जो कि थी बीकानेर जो इनका ओरिजिनल बिजनेस था, दूसरा कोलकाता और तीसरा नागपुर। अब बीकानेर और कोलकाता में तो काफी बढ़िया चल रहा था, लेकिन वहीं पे शिव किशन जी स्ट्रगल कर रहे थे नागपुर में, क्योंकि महाराष्ट्र में जनरली भुजिया की इतनी डिमांड नहीं थी, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे भुजिया को नागपुर में बेचने के लिए। और इसीलिए उन्होंने उस मार्केट को स्टडी किया, थोड़ा सा स्टेप बैक लिया और जानी महाराष्ट्रियंस की फूड हैबिट्स। और नागपुर के अलग अलग स्टोर्स को काफी बार विजिट करने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई करी 3 अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहली चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि महाराष्ट्र में ज्यादा स्नैक्स है ही नहीं, कुछ चुनिंदा स्नैक्स को छोड़ के बाकी स्नैक्स से एक्सपोजर ही नहीं था महाराष्ट्रियंस का। तो ये यहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज
एडवांटेज की अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई दी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि फर्स्ट मूवर होने की एडवांटेज के साथ साथ आपको ट्रस्ट भी बिल्ड करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं था उनके लिए। और जो दूसरा गैप इन्होंने आइडेंटिफाई किया वो ये था कि मिठाइयों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में लोग सिर्फ बालूशाही, गुजराती पेड़े, मैसूर पाक और लड्डू ही सबसे ज्यादा चलता था या सबसे ज्यादा खाते थे, जिससे ही रियलाइज कि भाई यहां लोगों को मिठाई काफी पसंद है, लेकिन इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पे मिठाइयों की। तो यहाँ पे भी इनको एक मार्केट में गैप दिखा। तो फिर क्या, इन्होंने अपनी फेवरेट मिठाई वहां बनानी शुरू करी, जो की थी काजू कतली। अब ये काजू कतली जब लोगों को पता ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे, तो लोग खाते कैसे, मांगते कैसे? तो इन्होंने जो भी कस्टमर इनकी दुकान पे आता था उसको फ्री काजू कतली के सैंपल्स देने शुरू करे। और ये सैंपल देते देते लोगों की जुबान पे काजू कतली ऐसी चढ़ी कि फिर भाई साहब धीरे धीरे खुद लोग आके मांगने लगे। पहले 200 ग्राम, फिर 500 ग्राम, और उसके बाद किलो, 2 किलो, 4 किलो, बाकी कहानी आपको पता ही है। और ये स्ट्रेटेजी इसलिए भी बहुत ज्यादा काम है क्योंकि यार माउथ टू माउथ मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इससे पूछो कैसे कि यार किसी भी दुकान पे आप कुछ भी जल लेने के लिए जाओ और वहां पे आपको एक चीज फ्री मिलने लगे, टेस्ट करने के लिए ही सही, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वैसे भी अच्छा लगता है ना। और इस काजू कतली की सक्सेस के बाद उन्होंने शुरू करी कैलकाटा की मिठाइयां, यानी कि रसमलाई, रसगुल्ला और मलाई लड्डू। और बहुत ही जल्दी महाराष्ट्रियन कस्टमर को हल्दीराम के प्रोडक्ट्स की आदत सी हो गई। अगले 3 साल में इनकी सेल 400% तक बढ़ गई। मतलब जहां पे वो रोज के पहले 100 रुपए कमा रहे थे, वहां वो 500 रुपए तक कमाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी शिव किशन रुके नहीं। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई महाराष्ट्र में साउथ इंडियन खाने की बहुत मांग है, जैसे डोसा, इडली। तो उन्होंने अपने स्टोर पे साउथ इंडियन आइटम्स भी रखनी शुरू करी, ताकि उनके स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए और वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर सकें। और उसके बाद सेम काजू कतली वाली स्ट्रेटेजी, जैसे ही लोग इडली, डोसा, सांभर खाने आने लगे, वैसे ही इन्होंने वहां इंट्रोड्यूस कर दिया समोसा। और भाई उसके बाद धीरे धीरे लोग समोसे के हो गए दीवाने। और इसी चीज के लिए ये मार्केट में फेमस भी हो गए कि भाई साहब उस दुकान पे ना बड़े इंटरेस्टिंग नए नए ऐसे सामान मिलते हैं, और वो सब सामान जो होता है वो काफी टेस्टी होता है और क्वालिटी वाला होता है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी बिल्ड हो गया था हल्दीराम का महाराष्ट्रियन मार्केट में, या फिर नागपुर में आप कह सकते हो। और इसके बाद थी कहानी एक्सपेंशन की, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी पैकेजिंग और लोकेशन। अब कहानी ये थी कि यार 1980s में ना कोई भी पैकेजिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ब्रांड रिकॉल होता ही नहीं था। जब आपको सारा प्रोडक्ट ही ट्रांसपेरेंट पन्नियों में मिलेगा तो आपको क्या पता कि भाई वो कितने बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट है या किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग है ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पैकेजिंग को बदला। बहुत ज्यादा प्रीमियम पैकेजिंग दी गई जिस पे ब्रांड का नाम था, और हमेशा से इनकी क्वालिटी तो देखो अच्छी और टॉप नॉच थी ही। तो जो फिर ये अच्छी पैकेजिंग वाले स्नैक्स जो हैं वो शिप करे जाने लगे अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। और सिर्फ एक अच्छी पैकेजिंग के स्नैक्स के साथ साथ इनके काफी पैम्पलेट्स भी दिए जाते थे, जो कि लगाए जाते थे उन दुकानों पर जहां पे ये बेचे जाते थे या फिर आसपास की जगहों पे, ताकि इनकी जो ब्रांड रिकॉल वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़े। और ये हुआ भी। इनकी इस ब्रांड रिकॉल वैल्यू की वजह से 400% का इंक्रीमेंट, यानी कि 400% की ग्रोथ इनको देखने में मिली। और ये प्रोड्यूस करने लगे 3000 किलो पर मंथ। और उसके बाद ये आज तक एक्सपेंशन रुका नहीं है। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेशनली और इंटरनेशनली भी बेचे जा रहे हैं। और आज हल्दीराम बन चुका है 7000 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी। अब आपको ये बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल चुल मीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जैसे अच्छे व्यूअर्स यूट्यूब मैया हमको देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।